सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं कामिनी गढ़वाल, स्नातकोत्तर शिक्षिका हिंदी, केंद्रीय विद्यालय देवगढ़ से कक्षा 10वीं के जो 4 भाग हैं व्याकरण के, उनमें से एक भाग रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसके विषय में आपसे चर्चा करूंगी, कुछ साझा करूंगी। तो सर्वप्रथम जब हम रचना के आधार पर वाक्य भेद इस विषय पर जानना चाहेंगे तो उसके लिए आवश्यक है हमारे जानना कि वाक्य क्या है। तो वाक्य, इसकी परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। ऐसा सार्थक शब्द समूह, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शब्द जो है वो वर्ण से मिलकर बनता है और वर्ण जो है वो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ऐसा सार्थक शब्द समूह, शब्दों का समूह, वर्णों का समूह शब्द और शब्दों का समूह वाक्य। तो हम यहाँ पर वाक्य की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसा शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। व्यवस्थित हो अर्थात उसमें जितने भी शब्द हैं वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। कर्ता का एक स्थान होता है, क्रिया का एक स्थान होता है, कर्म का एक स्थान होता है, उसके आधार पर ही होना चाहिए। साथ ही साथ जो वाक्य दिया जा रहा है या निर्मित हो रहा है उसका कोई ना कोई अर्थ प्रकट होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसलिए बोला गया है कि एक ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। इसके पश्चात हम वाक्य की ही बात कर रहे हैं तो हमें यह देखना है कि वाक्य के घटक या वाक्य के तत्व या किन चीज़ों से मिलकर एक वाक्य जो है सार्थक वाक्य है पूरा होता है। तो वाक्य के घटक के रूप में जैसा कि आप देख रहे हैं, वाक्य के मूल एवं अनिवार्य घटक हैं कर्ता एवं क्रिया, अर्थात कर्ता और क्रिया इन दोनों के होने से एक वाक्य पूर्ण होता है और पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, सार्थक होता है। तो इन अवयवों से ही, इन तत्वों को मिलाकर ही किसी वाक्य की रचना होती है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी वाक्य में कर्ता एवं क्रिया का होना आवश्यक है। जैसा कि हम उदाहरण के रूप में देख रहे हैं, रमा मिली, तो रमा यहाँ पर कर्ता और मिली यहाँ पर क्रिया है। चूँकि हम देख रहे हैं कि रमा संज्ञा है और मिली क्रिया है। इसके पश्चात सुनीता गाएगी, संज्ञा अर्थात कर्ता और गाएगी क्रिया। तुम खाओ, तुम यहाँ पर कर्ता है सर्वनाम और खाओ क्रिया। आप बैठें, आप यहाँ पर कर्ता है अर्थात सर्वनाम और बैठें यहाँ पर क्रिया है। तो हमने देखा कि कर्ता और क्रिया ये दो अनिवार्य घटक या हम इन्हें तत्व भी कह सकते हैं, इनसे मिलकर एक सार्थक वाक्य का निर्माण होता है। अब इसके पश्चात हम आएंगे उद्देश्य और विधेय के पक्ष में। उद्देश्य और विधेय क्या होता है? तो कोई भी एक वाक्य जो सार्थक वाक्य होता है उसमें इन दो पक्षों का होना आवश्यक है। या किसी वाक्य को हम अगर विभाजित करेंगे तो इसमें दो पक्ष हमें प्राप्त होंगे। जैसा कि हमने देखा, कर्ता और क्रिया इन दो से मिलकर ही एक वाक्य का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से उद्देश्य और विधेय, तो कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार ही वाक्य के दो पक्ष हो जाते हैं। किस प्रकार से वो हम आगे देखेंगे। तो उद्देश्य और विधेय ये दो चीज़ें दी गई हैं, इनके अनुसार ही एक वाक्य के दो पक्ष होंगे, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि उद्देश्य क्या है, किसे उद्देश्य कहा जा सकता है। तो देखेंगे हम उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो
उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात कोई भी वाक्य हमारे सामने प्रस्तुत है और उसमें हमें यह देखना है कि किसके विषय में बात हो रही है, यह वाक्य किसके विषय में बोला जा रहा है या कहा जा रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। जैसा कि हमने बोला कि रमा जाएगी, तो इस वाक्य में अगर आप ध्यान दें तो किसके विषय में बोला जा रहा है, रमा के विषय में, तो वह हो गया हमारा उद्देश्य। तो अगली लाइन में जैसा कि हम देख रहे हैं, इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता विस्तार आ जाते हैं। कर्ता, करने वाला, वो संज्ञा भी हो सकता है, वो सर्वनाम भी हो सकता है। जैसे रमा जाएगी, तो रमा एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो कर्ता हो गया। और कर्ता का विस्तार, तो कर्ता का विस्तार अर्थात इसके अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं, विशेषण वह आ जाएगा, संबंध बोधक आ जाएंगे और भाव बोधक आ जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें कर्ता के विस्तार के अंतर्गत आ जाएंगी और ये सभी उद्देश्य हैं। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है और कर्ता के विस्तार के अंतर्गत विशेषण, संबंध बोधक और भाव बोधक आता है। अब हम बात करेंगे विधेय की कि विधेय क्या होता है। उद्देश्य तो हमने देख लिया, तो विधेय की हम जब बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसा कि मैंने वाक्य बोला रमा जाएगी, तो रमा को मैंने बोला या हमने देखा कि वह उद्देश्य है, कर्ता है। तो रमा के विषय में कहा गया, और रमा के विषय में क्या कहा गया, रमा के विषय में कहा गया कि वह जाएगी, रमा जाएगी। तो जाना यह एक क्रिया है। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, रमा के विषय में कहा गया कि वह जाएगी, तो वही चीज़ हमारी हो गई विधेय। तो जैसा लिखा है अगली लाइन में, इसके अंतर्गत क्रिया, जाएगी क्रिया है, क्रिया का विस्तार, कल जाएगी। अगर बोल दिया जाए रमा कल जाएगी, तो जाने की बात की जा रही है और कब, कल। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया का विस्तार। क्रिया का विस्तार अर्थात क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि कल जाएगी, कल शब्द का प्रयोग, समय का प्रयोग किया गया है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया आ गई जाएगी और कल जाएगी, तो क्रिया विशेषण। तो ये हो गया हमारा क्रिया और क्रिया का विस्तार। इसके बाद विधेय के अंतर्गत और क्या आएगा, कर्म, कर्म का विस्तार। कर्म भी विधेय के अंतर्गत ही आएगा और उसका विस्तार भी विधेय के अंतर्गत ही आएगा। कर्म संज्ञा भी हो सकता है और संज्ञा की चूंकि विशेषता विशेषण बताता है, तो वह विशेषण भी कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देख रहे हैं, जैसा कि आप देखिए, गांव का पहलवान कुश्ती खेलेगा। तो यहाँ पर गांव का पहलवान बलवीर कुश्ती खेलेगा, यह एक वाक्य है। अब इसे हम दो भागों में विभाजित करेंगे, उद्देश्य और विधेय में। तो देखेंगे कि गांव का पहलवान बलवीर, ये हमारा उद्देश्य हो गया। बलवीर जो है वो यहाँ पर कर्ता है और कर्ता शब्द की विशेषता अर्थात कर्ता विस्तार बता रहा है। गांव का पहलवान, बलवीर की विशेषता क्या है कि वह गांव का पहलवान है। तो ये पूरा जो वाक्यांश है वो उद्देश्य हो गया। इसके पश्चात हम देख रहे हैं कुश्ती खेलेगा। खेलेगा यहाँ पर क्रिया है और कुश्ती यहाँ पर कर्म है। तो यहाँ पर क्रिया और कर्म दोनों विधेय के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार से देखा हमने उद्देश्य और विधेय, अर्थात एक जो वाक्य होता है वह दो पक्षों में बटा हुआ होता है, उद्देश्य में और विधेय में। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आते हैं। कर्ता संज्ञा, सर्वनाम कुछ भी हो सकता है, और कर्ता का विस्तार विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक, ये सभी हो सकते हैं। इसके बाद विधेय, जब
कर्ता के विषय में या उद्देश्य के विषय में जो भी बात कही जा रही है वह विधेय के अंतर्गत आती है। उसमें क्रिया आ सकती है, क्रिया का विस्तार अर्थात क्रिया विशेषण, कर्म आएगा और कर्म का विस्तार अर्थात विशेषण। तो इस प्रकार से ये उद्देश्य और विधेय। कुछ उदाहरण हम देख रहे हैं सामने। यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं और वाक्य में को विभाजित किया गया है दो पक्षों में, उद्देश्य फिर उद्देश्य का विस्तार अर्थात वही चीज़ कर्ता का विस्तार और विधेय। तो पहला वाक्य हम देखते हैं, मेहनती व्यक्ति सफल रहता है। तो क्या बोला गया यहाँ पर? मेहनती व्यक्ति सफल रहता है। व्यक्ति यहाँ पर कर्ता है और कर्ता का विस्तार यहाँ पर मेहनती है। उद्देश्य उद्देश्य का विस्तार, मेहनती व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? मेहनती है। और विधेय यहाँ पर है सफल रहता है। तो ये रहना क्रिया है और सफल हमारा कर्म हो जाएगा। इसके पश्चात चतुर बीरबल मंत्री बनने में सफल रहा। तो बीरबल यहाँ पर उद्देश्य है अर्थात कर्ता है और वह है कैसा, उसका विस्तार बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है चतुर शब्द के माध्यम से। तो उद्देश्य का विस्तार अर्थात कर्ता का विस्तार शब्द क्या है यहाँ पर? चतुर। अब विधेय आ जाएगा कि मंत्री बनने में सफल रहा। रहा यहाँ पर क्रिया हो जाएगी सफल और मंत्री बनने में, तो ये हो जाएगा हमारा कर्म। तो इस प्रकार से विधेय के अंतर्गत आ गया। तीसरा वाक्य हम देखेंगे, पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध किया। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे उद्देश्य अर्थात कर्ता कौन है हमारा? तो कर्ता है यहाँ पर श्री राम ने, ये कर्ता है। इसके बाद कर्ता का विस्तार अर्थात उद्देश्य का विस्तार। श्री राम की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम यहाँ पर उद्देश्य अर्थात कर्ता का विस्तार हो गया। और विधेय रावण का वध किया, कर्म यहाँ पर क्या हो गया? रावण का वध किया, ये क्रिया है। तो इस प्रकार से विधेय ये। इसके पश्चात हम देखेंगे राहुल का बेटा बाजार गया। तो बेटा शब्द जो है वह उद्देश्य है अर्थात कर्ता है। बेटे के विषय में बात की जा रही है और वह किसका बेटा है? राहुल का, यह उसकी विशेषता है। तो कर्ता का विस्तार उद्देश्य का विस्तार राहुल का हो गया विशेषण। बाजार गया, गया बाजार गया विधेय है और गया है, तो गया है शब्द क्या हो गया? हमारी क्रिया और बाजार ये कर्म हो गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार कैसे वाक्य में हम उद्देश्य पक्ष और विधेय पक्ष को अलग कर सकते हैं। समझने के लिए बहुत आवश्यक है ये चीज़। इसके बाद हम देखेंगे, अभी हमने देखा उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार, अब हम देखेंगे विधेय और विधेय का विस्तार अलग अलग कॉलम अलग अलग समूह में। तो हमारा पहला वाक्य है सविता पुस्तक लिखती है। तो हमने देखा उद्देश्य यहाँ पर सविता है। अब हम देखेंगे विधेय का विस्तार और विधेय। तो विधेय क्या है यहाँ पर? लिखती है क्रिया, और विधेय का विस्तार क्या है? पुस्तक। इसके पश्चात रवि लिखकर ही उठेगा। तो इस स्थान पर हम देखेंगे उद्देश्य कौन है? रवि है, कर्ता रवि है। विधेय हमारा उठेगा, क्रिया उठना क्रिया होती है, और लिखकर ही, तो यहाँ पर ये विधेय का विस्तार है अर्थात क्रिया का विस्तार है। इसके पश्चात हम देखेंगे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो लड़के उद्देश्य है, लड़कों के विषय में बात की जा रही है। अब बात क्या की जा रही है कि वह खेल रहे हैं अर्थात विधेय, और क्या खेल रहे हैं? कर्म फुटबॉल। तो ये विधेय का विस्तार हो गया। शेखर धीरे धीरे पढ़ता है। शेखर शब्द कर्ता हो गया हमारा उद्देश्य, क्योंकि शेखर के विषय में बात की गई है, और पढ़ता है यह हमारा क्या हो गया? विधेय। शेखर के विषय में क्या बात की गई है कि वह पढ़ता है, और कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे। तो ये यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तरीका दिखाया जा रहा है उसके पढ़ने का, किस तरह से वो पढ़ रहा है। तो ये हमने अभी तक देखा एक वाक्य का निर्माण किस प्रकार से होता है,
पहली बात, वाक्य के दो पक्ष, उद्देश्य और विधेय। अब हम आएंगे जो हमारा विषय है, मुख्य रूप से जो हमारी कक्षा 10वीं में जो 4 भाग हैं व्याकरण के, उनमें से एक भाग जो आपको दिया गया है वह है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। रचना अर्थात निर्माण होना। तो वाक्य जो हैं वो किस तरीके से निर्माण हो रहे हैं उसके आधार पर उसके 3 भेद हैं। निर्माण के आधार पर, रचना वही चीज़ होती है, रचना अर्थात निर्माण या बनना। तो जब एक सरल वाक्य बनता है, संयुक्त वाक्य बनता है और मिश्र वाक्य बनता है, तो तीनों के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसलिए कहा गया है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। वाक्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है रचना के आधार पर, उसके बनने के आधार पर। तो वो 3 हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 3 प्रकार के वाक्य हम देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे सरल वाक्य। तो सरल वाक्य क्या है? वे वाक्य जिनमें मुख्य क्रिया एक ही होती है सरल वाक्य कहलाते हैं। मुख्य क्रिया की बात की जा रही है, प्रधान क्रिया की बात की जा रही है, वह क्या होगी? एक होगी। इसके बाद ये सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, पानी बह रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया पहले वाक्य में है बहना, बह रहा है, और दूसरे वाक्य में हम देख रहे हैं कि खेलना, खेल रहे हैं। ये यहाँ पर मुख्य क्रिया है, एक ही क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य है। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं। राम गेंद से खेलता है। तो राम खेल रहा है, खेलना क्रिया है, एक ही क्रिया है, तो यहाँ पर ये सरल वाक्य है। रावण तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था। चाहना, बनना चाहता था, लेकिन यहाँ पर चाहता था मुख्य क्रिया है, बनना भी एक क्रिया है। तो ये हो गया। वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है। तो यहाँ पर 2 क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, कार्य करना और पहुंचना। अब 2 क्रियाओं में से मुख्य क्रिया एक ही है, इसलिए सरल वाक्य के अंतर्गत आ रहा है, और वह है पहुंचती। क्योंकि घर का कार्य करना, यह जो कार्य है वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए जो मुख्य क्रिया है वह क्या है? पहुंचना। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 3 प्रकार के वाक्य, एक जो छोटा सा है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य जब हम बात करते कि एक ही मुख्य क्रिया होगी तो मन में, दिमाग में एक बात आ जाती है कि छोटा सा वाक्य होगा। तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर चूँकि देख रहे हैं 3 प्रकार के वाक्य मैंने दे रखे हैं, और तीनों प्रकार के वाक्य जो हैं वो अलग अलग हैं। एक जो थोड़ा छोटा है, 3 से 4 इसमें शब्द हैं, लेकिन दूसरा बड़ा है, सरल वाक्य है, एक ही क्रिया है, एक ही मुख्य क्रिया है, लेकिन फिर भी वाक्य तो बड़ा है। और इसके बाद हम तीसरा देख रहे हैं, तो ये उससे भी बड़ा है, और इसमें चूँकि 2 क्रियाएं हैं, लेकिन बात यह है कि मुख्य क्रिया एक ही है, इसलिए यह भी क्या है? सरल वाक्य के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ पर ये 3 जो उदाहरण देने का मुख्य कारण यही था कि आपको यह जो असमंजस ना हो, इस असमंजस की स्थिति ना आए कि सरल वाक्य एक क्रिया मतलब छोटा सा वाक्य, तो बड़ा वाक्य भी सरल वाक्य के अंतर्गत आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी शर्त यह है कि जो उसकी क्रिया है वह एक मुख्य क्रिया एक होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। तो संयुक्त वाक्य क्या है, किस प्रकार हम जानेंगे कि कैसा होता है संयुक्त वाक्य? संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य है ना। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं, और वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। हम सरल वाक्य भी कह सकते हैं उनको, 2 सरल वाक्य, दोनों अपने आप में पूर्ण, अपने आप में सार्थक। तो 2 स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े रहते हैं। 2 योजक मतलब 2 वाक्य रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, दोनों ही सरल वाक्य हो सकते हैं, और योजक चिन्हों के माध्यम से ये आपस में जुड़े रहते हैं। जैसा देख रहे हैं आप, किंतु, परंतु, और, तथा,
इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अथ इत्यादि, ये सभी योजक शब्द जो होते हैं इनसे ये क्या रहेंगे, आपस में जुड़े हुए रहेंगे। योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ये जो योजक चिन्ह जो दो वाक्यों को जोड़ कर रखे हुए हैं, ये भाषा के जो तत्व हैं उसमें हम देख सकते हैं कि ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय हैं, है ना। एक हमने देखा था संबंध बोधक और एक है समुच्चय बोधक। तो संबंध बोधक जब तब ये है संबंध बता रहे हैं, और समुच्चय बोधक जो समूह बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं, ये आएंगे। तो भाषा के जो 8 तत्व उनमें से हमने देख रखा है पहले भी, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरणों को देख लेंगे। मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। तो यहाँ पर मुझे बुखार था,